प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आज हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें नया आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम है आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अंग्रेजी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब यूं कि हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस किसी एक ही स्थान पर एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं तो वो आवेशों का एक सिस्टम बन जाता है, उसे हम आवेशों का एक निकाय कहते हैं। और उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। फिर से एक बार, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी स्थान पर कहीं पर कोई स्पेस है, वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं, तो इस प्रकार जो ये एक ग्रुप तैयार होगा चार्जेस का, इसे हम बोलते हैं आवेशों का निकाय। क्या बोलेंगे इसको हम? आवेशों का निकाय, अंग्रेजी में सिस्टम ऑफ चार्जेस। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आवेशों का निकाय है इसके पास कितनी एनर्जी है और क्यों है एनर्जी, ये सारी चीजें आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किसे बोलेंगे हम आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं आपको उसके लिए एक डेफिनेशन बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा चार्ज हैं और वो सब एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से अनंत डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, फिर उन सारे चार्जेस को हम पकड़ कर लाते हैं और लाकर एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं और उनको रख देते हैं। यहाँ पर कील लगा देते हैं, छिटकनी लगा देते हैं, कुछ भी करके हम उनको एक दूसरे के समीप रख देते हैं। क्यों कील क्यों लगानी पड़ेगी, छिटकनी क्यों लगानी पड़ेगी? बड़ा सिंपल सी बात है बेटा। अगर सारे के सारे चार्जेस सेम नेचर के होंगे, सपोज कि अगर वो सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं या सारे के सारे चार्जेस नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे के समीप ऐसे तो नहीं रुके रहेंगे ना, अगर पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए मैंने माना कि हम उनको कील लगा के या कुछ भी करके उनको एक दूसरे के समीप रख देते हैं। तो जितने आवेशों का हमको निकाय बनाना होगा, देखिए मैंने बोला दो या दो से अधिक, तो हम दो आवेशों का भी एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, 3 चार्जेस का सिस्टम तैयार कर सकते हैं, हम 4 चार्जेस का सिस्टम भी बना सकते हैं, 5 चार्जेस का, 6 चार्जेस का, जो भी हमारी मर्जी, हम उतने चार्जेस का एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ चार्जेस। ओके, ठीक है। तो हमें जितने आवेशों का निकाय बनाना होगा हम उतने आवेश लेंगे और सभी आवेश एक दूसरे के नजदीक लाएंगे। लेकिन नजदीक लाएंगे कहां से? आंसर है अनंत से। वो सारे चार्ज एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे हैं, उन सब को पकड़ के अनंत से हम ऐसा एक दूसरे के नजदीक लाते हैं और यहां पास पास रख देते हैं। ऐसा करने में क्यों? क्योंकि वो जो सेम चार्ज होगा वो एक दूसरे के नजदीक अपने आप से तो नहीं आएगा, तो सेम चार्ज को नजदीक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो जितना भी वर्क हम उस पर करते हैं उनको पास लाने में, वो कार्य ही उस पूरे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब अगर आपने जितने भी चार्जेस का आप सिस्टम बनाना चाहते हैं उन सारे चार्जेस को अनंत पर रखा और फिर उनको पास लाया, आपने काम किया। बाय चांस आपने सारे चार्जेस को लाने में 10 जूल वर्क किया, तो उस पूरे सिस्टम की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो 10 जूल होगी, इतनी सी चीज। अगर आपने सबको लाने में 50 जूल वर्क किया तो 50 जूल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, 100 जूल वर्क किया तो 100 जूल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। उसी को हमने यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को, दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, अनंत से परस्पर समीप लाने में किए गए कार्य को आवेशों के उस निकाय की जो काम करना पड़ता है उससे आवेशों के उस निकाय की
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और आप याद रखें, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम चाहें तो 2 चार्जेस का भी एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, हम चाहें तो 3 चार्जेस का भी एक सिस्टम बना सकते हैं, 4 चार्जेस का, 5 चार्जेस का सिस्टम बना सकते हैं। आप जितने चार्जेस का चाहें, जितने आवेशों का चाहें, उतने आवेशों का एक निकाय तैयार कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं उस सबसे छोटे सिस्टम की जिसमें सबसे कम चार्ज हो सकते हैं। तो वो सबसे छोटा सिस्टम जिसमें सबसे कम चार्जेस हो सकते हैं वो होगा सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 आवेशों का एक निकाय। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 आवेशों का एक निकाय, 2 आवेशों का निकाय। ठीक है, अब अगर आपको 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करना है तो फिर आप यहां पर केवल 2 लिखिए या 2 से अधिक, इतनी चीज को हटा दीजिए। क्या परिभाषा बनेगी बताइए? 2 बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में किए गए कार्य को आवेशों के उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। बस अगर आपने 3 चार्जेस का सिस्टम तैयार किया है तो आप लिख सकते हैं 3 बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में किए गए कार्य आवेशों के उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बाकी सारी चीजें सेम। जितने आवेशों का निकाय आप बनाएंगे वो आवेशों का नंबर आपको यहां लिख देना है बस, और ये इतनी चीज हटा देनी है। ठीक है, फिलहाल हम सबसे पहले लेते हैं सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। 2 आवेशों का अगर कोई निकाय है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा। उसके लिए मुझे कितने चार्जेस लेने पड़ेंगे? आंसर है वी विल हैव टू टेक द 2 चार्जेस। ओके, और दोनों आवेश कहां रखने पड़ेंगे? एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखने पड़ेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? उनको एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ेगा और ला करके यहां पर जमा देंगे उन्हें हम एक दूसरे के समीप। जब हम उनको जमा देंगे तो ये करने में, अनंत से उनको एक दूसरे के नजदीक लाने में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बस इतना सा करना है। तो आपको 2 चार्ज लेने हैं, उन्हें अनंत से एक दूसरे के समीप लाना है। उसके लिए मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ये चार्ज है, इसकी क्वांटिटी है Q1, और एक दूसरा चार्ज बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है? Q2। ठीक है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज इससे बहुत ज्यादा दूरी पर है एट इन्फिनिटी, और उसकी क्वांटिटी है Q2। अब हम क्या करेंगे? इस चार्ज को हम ऐसा इसके पास लाते जाएंगे और यहां आके नजदीक इसके कहीं रख देंगे। ये करने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा बस उसी को हम इस 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक, अच्छा, हाँ, एक चीज बच्चे लोग यहां पर सोच सकते हैं कि अभी तो आपने परिभाषा में बोला 2 आवेशों का अगर निकाय है तो 2 बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में, तो दोनों आवेशों को अनंत से लाना चाहिए, जबकि आप तो सिर्फ एक आवेश को अनंत से ला रहे हो। ऐसा आप सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि परिभाषा में मैंने बोला था कि 2 आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी से समीप लाने में। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ जाए कि आप तो एक चार्ज को रख दिया और दूसरे चार्ज को अनंत से ला रहे हो, दोनों को तो अनंत से नहीं ला रहे हो, तो परिभाषा फिर गलत हो गई। ऐसा नहीं है बेटा, आप थोड़ा सा सोचिए। अगर आप मेरे से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
कि सपोज कीजिए कि अगर आप मेरे यहां से 20 किलोमीटर दूर हैं, तो अब आप मुझे बताइए आपकी मेरे से दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। ओके, ठीक। अब आप मुझे बताइए मेरी आपसे दूरी कितनी है? मेरी भी तो आपसे दूरी 20 किलोमीटर है, समझ रहे हैं आप? वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे 20 किलोमीटर दूर हैं तो मैं भी तो आपसे 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर हूं। वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर चार्ज Q2 इससे अनंत दूरी पर है तो चार्ज Q1 भी तो Q2 से अनंत दूरी पर है। समझ में आया? तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? अनंत दूरी पर। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो अगर चार्ज Q2 Q1 से अनंत दूरी पर है तो चार्ज Q1 भी Q2 से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। अभी तो प्रॉब्लम खत्म। अब क्या करना है? इस चार्ज को पकड़ना है मुझे और इस चार्ज को लाऊंगा मैं। ऐसे देखो, वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देयरफॉर दे आर रिपेलिंग ईच अदर, एंड इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर तो ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आना चाहते, ये एक दूसरे से और दूर जाना चाहते। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम इसको पकड़ के लाएंगे और इसके नजदीक लाके मुझे ले जाना है। उसके लिए क्या होगा? ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा पकड़ के लाएंगे, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो दूर भगाना चाहता है, तो हमें बल लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। अब हम बल लगाएंगे, विस्थापन करेंगे, बल लगाते जाएंगे, फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे, फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे। तो हम जब ये बल लगाकर विस्थापन करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा और चार्ज को लाते 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 यहां पर हम उसको इसके नजदीक यहां पर ला करके हम उसको जमा दिया हमने, कील लगा दी हमने, नेल लगा दिया इस पर एक, और कितनी दूरी पर हमने इसको जमा दिया? r डिस्टेंस पर हमने इसको जमा दिया। अब यह चार्ज यहां से हट गया। ओके, तो अनंत से इसको लाने में मुझे वर्क करना पड़ा या वर्क नहीं करना पड़ा? तो आंसर है वर्क करना पड़ा। अपने आप से तो नहीं आएगा, बिकॉज दे आर सेम चार्जेस एंड दे रिपेल ईच अदर। ओके, तो लाके हमने इसको यहां लाया और इस पे लाके कील लगा दी हमने, दोनों में एक एक नेल लगा दिया और उसको जमा दिया। ठीक है। अब हमने जो वर्क किया, हमने तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, और जब भी कभी बल लगाकर विस्थापन करते हैं तो कार्य होता है। इसका मतलब हमने वर्क किया। अब हमने वर्क किया, इसका मतलब हमने अपनी एनर्जी खर्च कर दी। अगर हमने अपनी एनर्जी खर्च की तो हमारी वो एनर्जी कहां चली गई? एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से एनर्जी नष्ट नहीं हो सकती। तो चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाने में हमने जो कार्य किया, इसका मतलब हमने एनर्जी खर्च की। तो हमने जो एनर्जी खर्च की है, जरूर वो एनर्जी कहीं ना कहीं होगी। इट मस्ट बी समवेयर हियर, कहीं ना कहीं यहां पर होनी चाहिए। कहां है वो एनर्जी? आंसर है Q2 के पास है। Q2 के पास है कि Q1 के पास है? क्या आप बता सकते हैं कि जो वर्क मैंने किया अनंत से चार्ज Q2 को यहां पर लाने में, वो एनर्जी Q2 के पास है या वो एनर्जी Q1 के पास है? तो सभी बच्चों का यही जवाब है कि वो एनर्जी Q2 के पास है। क्यों? क्योंकि अनंत से हम ले किसको गए हैं? अनंत से हम ऐसा ढकेलते ढकेलते Q2 को ले गए हैं। तो वर्क हमने किस पर किया है? Q1 पर कि Q2 पर? आंसर है वर्क तो हमने Q2 पर किया है। तो हमारी एनर्जी कहां होनी चाहिए? Q1 पर कि Q2 पर? आंसर है कहां होनी चाहिए? Q2 पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनर्जी, हमने जो वर्क किया और हमने जो एनर्जी खर्च की, वो हमारी एनर्जी कहां पर होनी चाहिए? Q2 के पास होनी चाहिए। ठीक है, Q2 के पास होनी चाहिए। क्या प्रूफ है आपके पास इसका? क्या जो आपने वर्क करके अपनी एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी Q2 के पास है? इस बात का आपके पास कोई प्रूफ है? आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो एनर्जी Q2 के पास है?
आंसर इज यस। हम प्रूव कर सकते हैं कोई वो एनर्जी Q2 के पास है। कैसे? देखिए ध्यान से। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, Q2 को यहां लाकर हमने इस पर जो ये किए ऐसा कील लगा दिया है और Q1 को पहले लाकर इस पर कील लगा दी थी। दोनों पर हमने एक एक नेल लगा के इनको जमाया था। हम इस बात का प्रूफ देना चाहते हैं आपको कि जो वर्क हमने किया, जो एनर्जी हमने अपनी खर्च की है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से एनर्जी नष्ट नहीं होती, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है। तो हमने अपनी एनर्जी खर्च की, जरूर वही इस पे आ गई होगी। अब सभी बच्चों को लगता है वो एनर्जी Q2 पर खर्च की गई है तो Q2 पर आई है, तो हम इस बात का प्रूफ देना चाहते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, यहां पर Q2 पर जो ये कील लगा के आपने इसको जमा दिया है, इसको हटा दो। जैसे ही आप Q2 की ये नेल हटाएंगे, जैसे ही आप हटाएंगे Q2 फ्री होगा और रिपल्सन की वजह से ये Q2 बड़ी जोर से ऐसा भागेगा। अब Q2 भागेगा, दौड़ेगा, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, वर्क करने की क्षमता है, वो वर्क करेगा, एनर्जी खर्च करेगा। तो एनर्जी कहां से लाया? एनर्जी तो हमने उसको दी थी ना। ये प्रूफ है, ये इस बात का प्रूफ है कि हमने इसको एनर्जी दी थी और जैसे ही हम इसकी नेल हटाएंगे, ये Q2 चार्ज रिपल्सन की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से बड़ी जोर से दौड़ के भागेगा और ये एनर्जी खर्च करेगा। अब अगर ये एनर्जी खर्च करेगा तो इसके पहले इसके पास एनर्जी थी तभी तो खर्च कर रहा है। वो एनर्जी कहां से आई? हमने वो एनर्जी दी इसको। इसका मतलब है कि Q2 के पास वो एनर्जी आ गई। ठीक है, अब एक छोटी सी और चीज देखनी है। छोटी सी चीज ये देखनी है कि हमने क्या किया कि हमने Q2 की जो नेल लगी थी उसको नहीं हटाया। Q2 पर जो नेल लगी थी, उस पर जो कील लगी थी, उसको हमने नहीं हटाया। हमने Q1 पर जो नेल लगी हुई थी, Q1 पर जो कील लगी थी ना, उसको हमने हटा दिया। अब आप मुझे बताइए क्या होगा? Q2 पर लगी हुई नेल को जब हटाया, ये प्रतिकर्षण की वजह से बड़ी जोर से भागा और जितनी एनर्जी हमने इस पर वर्क करके जमा की थी, उसने हमें हमारी एनर्जी वापस कर दी। लेकिन सपोज कीजिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर Q2 पर जो नेल लगी है वो हमने नहीं हटाई और हमने Q1 पर लगी हुई नेल को हटा दिया, बताइए क्या होगा? क्या Q1 ऐसा दौड़ के भागेगा या नहीं भागेगा? सोचिए और प्लीज बताएं जल्दी से मुझे। भागेगा? नहीं भागेगा? भागेगा। क्यों? देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आपने इसकी कील की बजाय इसकी कील निकाल दी ना, तो ये भी उतनी ही जोर से भागेगा जितनी जोर से Q2 की नेल हटाने पर ये भागा था इधर की तरफ, उतनी जोर से ये भी दौड़ के भागेगा। अगर ये भी भागेगा तो इसका मतलब इसके पास भी एनर्जी है, इसका मतलब है इसके पास भी एनर्जी है। जबकि हमने वर्क तो Q2 पर किया था, तो Q1 के पास एनर्जी कहां से आ गई? ये बिल्कुल वैसा ही है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको देना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग समझते हैं सभी बच्चे। हमारे पास ये एक स्प्रिंग है इतना बड़ा। हमने क्या किया? इसका एक सिरा फिक्स कर दिया हमने, दूसरे सिरे को हम ऐसा दबाते गए दबाते गए दबाते गए और दबा के हमने इसको इतना छोटा कर दिया। अब हमने क्या किया? हमने इस स्प्रिंग से दबा के इतना छोटा तो कर दिया, हमने वर्क किया, हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, हमने वर्क किया। अगर हमने कार्य किया मतलब हमने अपनी एनर्जी खर्च कर दी। अब खर्च कर दी वो एनर्जी तो हमने खर्च कर दी, वो एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो गई किसको? यहां पर आ गई स्प्रिंग में। अब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मैंने ये वाला अपना हाथ ऐसा हटा लिया तो स्प्रिंग क्या होगी? ये वाला उसका स्प्रिंग का जो सिरा है ये ऐसा भागेगा दूर और बड़ी हो जाएगी स्प्रिंग। हमने ये हाथ दूर, ये हाथ नहीं हटाया, हमने ये हाथ हटा लिया। अब बताइए क्या होगा? क्या अब स्प्रिंग नहीं खुलेगी? आंसर है अभी भी स्प्रिंग खुलेगी और स्प्रिंग उतनी लंबी इधर की तरफ भाग जाएगी। तो अब आप मुझे बताएं, स्प्रिंग के एक सिरे को दबाते समय जो हमने वर्क किया
हमने अपनी एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। किसको ट्रांसफर हो गई? स्प्रिंग के इस वाले सिरे को ट्रांसफर हुई, या स्प्रिंग के इस वाले सिरे को ट्रांसफर हुई, या स्प्रिंग को ट्रांसफर हुई। एनर्जी किसकी? सिरे ए की एनर्जी, सिरे बी के एनर्जी, या पूरी स्प्रिंग की एनर्जी? आंसर है पूरी स्प्रिंग की एनर्जी। वो एनर्जी किसी एक सिरे को मिलेगी ऐसा नहीं होता, वो एनर्जी पूरी स्प्रिंग को मिलेगी। बात समझ में आई? तो एनर्जी के साथ एक चीज हमेशा याद रखें कि एनर्जी, यहां पर किसकी एनर्जी? यहां पर चार्ज Q2 की एनर्जी कही जाएगी, चार्ज Q1 की एनर्जी कही जाएगी, या पूरे सिस्टम की एनर्जी कही जाएगी? तो आंसर है पूरे सिस्टम की एनर्जी कही जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर Q2 की नेल हटाओगे तो ये भागेगा उतनी एनर्जी से, Q2 की नेल ना हटाओ, Q1 की हटाओ, ये उतनी एनर्जी से भागेगा। इसका मतलब है एनर्जी किसी एक चार्ज पार्टिकल की नहीं होती। आपको समझ आ रही है ना ये बात? अगर एनर्जी किसी एक चार्ज पार्टिकल की होती, अगर एनर्जी किसी एक चार्ज पार्टिकल की होती, तो जब हमने Q2 पर नेल हटाई तो ये भाग गया, एनर्जी इसने हमको वापस कर दी, ठीक है। अब Q2 वाली नहीं, Q1 वाली हटाई तो इसको नहीं भागना चाहिए था, लेकिन हम क्या देखते हैं, Q1 और Q2 में से किसी भी एक चार्ज पार्टिकल की नेल आप हटा दीजिए तो वो चार्ज पार्टिकल दूर की तरफ भागता है, गोली जैसे शूट आउट हो जाता है, बिल्कुल इतनी तेज भाग के चला जाता है और वर्क करता है, एनर्जी खर्च करता है और हमें हमारी एनर्जी वापस करता है। तो एनर्जी के लिए एक बात हमेशा याद रख लें, एनर्जी के लिए एनर्जी किसी एक चार्ज पार्टिकल की नहीं होती, एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है। इसलिए एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल बोलना है या एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलना है? फिर से सुनिए, एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल बोलना है या एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलना है? वेरी गुड, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलना है। इसीलिए देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश की वैद्युत ऊर्जा नहीं होती, किसी आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं हुआ करती, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूरे सिस्टम की होती है। इसलिए एनर्जी के साथ आज के बाद हमेशा याद रखिए, एक वर्ड जरूर लगा के रखें, सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आज के बाद कभी भी बिंदु आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं कहेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा आवेशों का कोई सिस्टम है और उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली जा रही है, कैलकुलेट की जा रही है, डिफाइन की जा रही है, तो उस स्थिति में हम आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ना कि किसी एक आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है। एक एग्जाम्पल तो हमने स्प्रिंग का दिया आपको, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे कि आप देखते हैं कि आपके घर में आपकी फैमिली में जो पैसा कमा के लाता है, कोई भी पैसा कमा के लाता है, पापा, भैया, दीदी, कोई भी पैसा कमा के लाता है, मम्मी, आप सोचिए तो वो पैसा किसका? क्या वो पैसा केवल उसका जो कमा के लाता है? आंसर इज नो। जो भी आपकी फैमिली में पैसा कमा के लाता है वो पैसा उस एक मेंबर का नहीं है, बल्कि उस पूरी फैमिली का पैसा है। कैसे? अगर उस पैसे की जरूरत आपको है, आपको अपनी बुक्स खरीदनी है, तो वो पैसा आप अपनी बुक्स खरीदने में यूज कर लोगे। अगर आप कोई किसी फैमिली मेंबर को कोई कहीं पर मकान खरीदना है तो उसी पैसे का यूज करके वो मकान खरीद लेंगे। जो भी करना है आपकी फैमिली में, जो कुछ भी होगा, उस पैसे से सबकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, सबकी नेसेसिटीज फुलफिल की जाएंगी। इसी तरीके से जो एनर्जी होती है, जैसे यहां पर पैसा उस एक मेंबर का नहीं, पूरी फैमिली का, सिमिलरली एनर्जी किसी एक चार्ज की नहीं, पूरे सिस्टम की।
तो आज के बाद हमेशा याद रखें, एनर्जी के साथ एक वर्ड लगा के रखिएगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं, ये तो हमने समझ लिया, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम इनको एक दूसरे के पास लाए अनंत से, तो हमें इसकी, ये तो समझ गए कि स्थितिज ऊर्जा किसकी होगी, यू से प्रदर्शित करेंगे, पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितनी होगी स्थितिज ऊर्जा। अगर हमने ऐसा एक चार्जेस का सिस्टम बना दिया है तो उसके पास कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब हम ये जानना चाहते हैं। उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, आप ये अगर निकाल लो कि अनंत से इसको यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो वो वर्क ही तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो वर्क अगर केवल निकाल लिया जाए तो वही वर्क स्थितिज ऊर्जा का काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए अब हम वर्क निकाल लेते हैं। ये प्लस Q2 कितनी डिस्टेंस पर लाके हमने रखा इसको, R डिस्टेंस पर। कहां से लाए थे हम इसे, तो आंसर है ऐसा बहुत दूर से, अनंत से हम लाए थे, इन्फिनिटी से लाए थे। ठीक है, और इन्फिनिटी से इसको लाके हमने यहां पर रख दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अनंत से चार्ज Q2 को यहां तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा। उसके लिए हम एक काम कर देते हैं, सबसे पहले ये चार्ज Q2 यहां तो नहीं था, बाई चांस सबसे पहले वो इन्फिनिटी पर था, जब हम उसको ला रहे थे तो किसी क्षण वो यहां पर आया, पहले यहां पर नहीं है, और जब हम उसको अनंत से यहां पर ला रहे थे तो लाते 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 एक ऐसा टाइम आया जब वो चार्ज यहां पर आया, उसके बाद यहां आएगा, और लाते लाते हम उसको यहां रख देंगे। मान लिया उस समय इस पहले वाले आवेश से इस आवेश का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x, ये मान लेते हैं। ठीक है, किसी क्षण Q2 आवेश Q1 से x दूरी पर है। अब हम क्या करना, हमारा मकसद क्या है, देखो बेटा, हम अनंत से आवेश को यहां तक लाने में कार्य निकालना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, पहले ये निकालूंगा कि जब आवेश यहां पर है उस समय ये आवेश इस पर कितना फोर्स लगाएगा, फिर इस आवेश को अनंत सूक्ष्म दूरी, पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है x का एक छोटा सा हिस्सा dx, हम इसको यहां से यहां तक चलाएंगे, और इतनी दूर चलाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा वो स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर अनंत से यहां तक लाने में पूरा वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कैलकुलेशन आप पहले भी एक बार कर चुके हैं, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे थे उस वक्त आपने ये कैलकुलेशन किया हुआ था। तो फिर से क्या करना है, माना किसी क्षण आवेश Q2, Q1 और Q2 के बीच की दूरी x है, फिर Q2 को Q1 की ओर dx दूरी चलाने पर वर्क डन निकालेंगे, कितना होगा, वो छोटा काम निकल आएगा। उस छोटे काम का अनंत से लेकर r दूरी तक के बीच में समाकलन कर देंगे। देखिए इसके यहां पर आके हमारे पास दो तरीके होते हैं, ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं। या तो आप इतनी दूर कर करके सारे वर्क डन निकालो, यहां से अनंत से इतनी छोटी दूरी पर जितने वर्क डन हमने किए वो सारे वर्क डन निकालो और आपस में सबको जोड़िए। तो ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि ये अनंत सूक्ष्म दूरी है, और अनंत से यहां तक लाने पर अनंत वर्क डन बनेंगे और उनको सबको प्लस करना इट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन पर हम अवकलन समाकलन का सहारा लेते हैं, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, और एक छोटी सी दूरी पर वर्क निकाल लो और उसके बाद अनंत से लेकर r दूरी तक के बीच में वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये पहले भी ये कर चुके हैं जैसे कि मैंने बोला। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर लिखते हैं माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, ठीक, तथा
किसी क्षण आवेश Q2, किसी क्षण आवेश Q2 आवेश Q1 से आवेश Q2 आवेश Q1 से x दूरी पर है तथा किसी क्षण आवेश Q2 आवेश Q1 से x दूरी पर है। ओके, तब आवेश Q2 पर लगने वाला कूलॉम बल आवेश Q2 पर लगने वाला कूलॉम बल कितना बल लगेगा आप बता सकते हैं मुझे? ये जो बल लगेगा, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी x है और उनके बीच लगने वाला बल कैलकुलेट करना है। कूलॉम बल का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन x स्क्वेयर। इतना फोर्स Q2 पर Q1 के द्वारा लगेगा और इतना ही फोर्स Q1 पर Q2 के द्वारा लगेगा। कूलॉम फोर्स इज द म्यूचुअल फोर्स, इसलिए दोनों के बीच लगने वाले बल का मतलब होता है कि जितना Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर भी लगाएगा। इतना फोर्स दोनों के बीच उस समय लगेगा। ठीक, अब क्या करना है? अब आवेश Q2 को कूलॉम बल के विरुद्ध, क्योंकि कूलॉम बल जो लगेगा ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो कूलॉम बल अगर ये वाला इस पर लगाएगा तो उधर की तरफ लगाएगा और ये लगाएगा इस पर तो ये इधर की तरफ लगाएगा। तो अब कूलॉम बल इधर की तरफ लग रहा है, हम आवेश को इधर की तरफ लाना चाहते हैं, इसका मतलब चार्ज को कूलॉम बल के विरुद्ध ही तो चलाना चाहते हैं। तो अब आवेश प्लस Q2 को कूलॉम बल के विरुद्ध कूलॉम बल के विरुद्ध अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक चलाने में कूलॉम बल द्वारा किया गया कार्य ठीक, देखिए लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। अब आवेश प्लस Q2 को कूलॉम बल के विरुद्ध, कूलॉम बल से ये प्रतिकर्षित होकर इधर जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके अपोजिशन में हम इसको अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक चलाते हैं। चलाने में कूलॉम बल द्वारा किया गया कार्य, आपको याद होगा वर्क डन के लिए भी क्लास 11th में आपको बताया गया है कि वर्क डन के लिए आप ये हमेशा जोड़ के रखिए कि किसके द्वारा किया गया कार्य। मैंने लिखा है कूलॉम बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस आपने चलाया है इसलिए वर्क डन भी बहुत छोटा होगा और उस स्मॉल वर्क डन को हम dw से लिखते हैं। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेस, बल गुणे विस्थापन। लेकिन हम किस बल के द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं? कूलॉम बल के द्वारा किया गया कार्य। अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, कूलॉम बल इस चार्ज पर किस तरफ लग रहा है? दोनों प्लस है, प्रतिकर्षण लगेगा, कूलॉम बल इधर की तरफ लगेगा। अब आप ध्यान से देखो, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है पर विस्थापन तो हम इधर की तरफ कर रहे हैं ना। कूलॉम फोर्स इधर की तरफ लग रहा है पर चार्ज का विस्थापन तो हम इधर की तरफ कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं चार्ज को। तो कूलॉम बल एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत हैं,
एक दूसरे के बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री का है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। समझ आ रहा है आपको? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, दे हैव 180 degree angle between them, so the work done will be negative. dW is equal to minus, what is the value of F? F is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon x square, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon x square into dx. This is the very small work done to move the charge q2 from this point to this point, opposite to electric field, opposite to Coulomb force. इतना वर्क करना पड़ा, लेकिन क्या हमको बस इतना ही कार्य चाहिए? आंसर इज नो। हमें केवल इतना काम नहीं चाहिए, हमें चार्ज को अनंत से लेकर आर दूरी तक लाने का पूरा वर्क चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो छोटा सा वर्क डन आया है इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए उचित सीमाओं के अंदर। और वो उचित सीमाएं कौन सी हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। जब चार्ज यहां था तो Q1 से कितनी दूर था? अनंत दूरी पर। जब चार्ज को चलाते चलाते यहां तक ले आएंगे, अब दोनों कितनी दूरी पर होंगे? आर दूरी पर। तो अब लिख देंगे, अब आवेश Q2 को अनंत से आर दूरी पर लाने में किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क डन, लाने में कूलॉम बल द्वारा किया गया कुल कार्य। कूलॉम बल द्वारा किया गया कुल कार्य, कुल कार्य मतलब W इज इक्वल टू, अब हम इस dW का उचित सीमाओं के अंदर समाकलन कर देंगे। dW फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, अनंत से R तक आप लाए हैं, तो ये वर्क डन। कैलकुलेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज dW? dW इज -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वेयर इंटू dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। अनंत से R दूरी तक लाए हैं, इसलिए ये आ गया। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको प्लीज आप बाहर ले लीजिए। 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2, these are constants, so we can take them out. Then W will be equal to -1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 into integration of dx upon x square बचा, इसको ऊपर भेजिए। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x to the power -2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ओके, इतना बन गया। अब इसका समाकलन करिए, इसमें x to the power n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx इज इक्वल टू x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। ये फॉर्मूला होता है बेटा, यही फॉर्मूला यहां पर यूज करना है हमको। देन W इज इक्वल टू -Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर में रहेगा x टू द पावर n plus 1 अपॉन n plus 1।
n की जगह पर बेटा कौन है यहाँ -2। अब x टू द पावर -2 + 1, x टू द पावर -2 + 1 तो क्या होगा x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 अपॉन फिर से -2 + 1, -2 + 1 इट विल बी अगेन -1। और ये जो लिमिट्स हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, अब ये राइट हैंड साइड में आ जाएंगी। ये जो लिमिट थी ना इन्फिनिटी टू r, अब ये इंटीग्रेशन हो गया, अब ये लिमिट्स राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी। अब ये माइनस पहले इसको बाहर निकाल लो, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। देन W इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा ये W की वैल्यू इसका ये लिख दिया हमने। अब यहां से -1 तो चला गया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर x टू दी पावर -1। अगर ये x टू दी पावर -1 बचा तो ये 1 अपॉन x आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। x टू दी पावर -1 को हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं ना बेटा, वो हमने लिख दिया। अब वक्त आ गया है लिमिट्स को अप्लाई करने का। लिमिट अप्लाई करने का मतलब पहले x की जगह पर अपर लिमिट लिखिए, माइनस इसी x की जगह पर लोअर लिमिट लिखिए, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे मतलब r लिखेंगे, माइनस फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। समझ आ गया? ओके। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है, इन्फिनिटी का किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे, भाग दोगे, ये 0 हो जाती तो उसको 0 कर दीजिए। देयरफॉर W इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन r आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे समझ लो, ये टर्म हो गया 0 तो इसका काम खत्म। 1 अपॉन r अंदर से मिलेगा हमको, तो वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r, Q1 Q2 अपॉन r। इतना वर्क हमको करना पड़ेगा, या कूलॉम बल द्वारा किया गया यह कार्य आया। अब ध्यान से देखें बेटा, दोनों आवेश पहले कितनी दूरी पर थे, अनंत दूरी पर। एक आवेश को लाकर हमने यहां रख दिया r दूरी पर। कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा। और सबसे शुरू में हमने लिखा था कार्य को आवेशों के उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जो वर्क है यही दो आवेशों के इस निकाय की क्या बनेगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं इस कार्य को ही आवेशों के निकाय की, इस कार्य को ही आवेशों के निकाय की इस कार्य को ही आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसलिए आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसलिए आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप याद रखें, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो।
दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या होता था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था, इसमें नहीं है। देखो तो ये बल का सूत्र नहीं है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाएगी, ये सूत्र तो फोर्स का होता था। नहीं, फोर्स के सूत्र में स्क्वायर लगता था यहाँ पर, और वो स्क्वायर वहां पर नहीं है। तो अगर कहीं पर भी दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पर हैं, तो उस दो आवेशों के इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? दो आवेशों के इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ओके, एंड आई होप कि ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको सबसे समझाया कि एनर्जी, आप याद रखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज की नहीं होती, वो सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब अभी तो हमने दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट किया है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास दो का नहीं बल्कि तीन आवेशों का एक सिस्टम हो तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो आप प्लीज एक काम कर ले, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको 3 चार्जेस का सिस्टम लेंगे और उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ओके, आप जल्दी से इसे नोट कर ले बेटा। अब हम 3 आवेशों का एक निकाय लेंगे और देखेंगे कि उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। 3 आवेशों का एक निकाय ले सकते हैं आप, कहीं पर भी ले लीजिए। मान लेते हैं एक ये आवेश है Q1 और 3 आवेशों का एक निकाय हमको बनाना है। चलिए ठीक है, मैं 3 आवेश लेकर सिस्टम तैयार करूंगा। सबसे पहले एक आवेश हमने लिया Q1, उसको यहां रख दिया। ठीक, उसके बाद अनंत से हम आवेश Q2 को इसके पास लाएंगे। अनंत से आवेश Q2 को इसके पास लाए और यहां पर हमने उसको रखा। एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज R21, R टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। याद आया आपको? ओके, तो सबसे पहले हमने कौन सा चार्ज रखा? Q1। चार्ज Q2 को कहां से? अनंत से, और इसके नजदीक लाते गए वर्क करते गए और स्थितिज ऊर्जा में इकट्ठा होता गया और लाके यहां हमने उसको जमा दिया R21 डिस्टेंस पर। अगर इतने डिस्टेंस पर जमा दिया तो बताइए इसको लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा होगा वही स्थितिज ऊर्जा बन गई होगी इतने निकाय की। कितनी स्थितिज ऊर्जा बन गई होगी? आप देखिए, आप सोचेंगे अभी तो 2 ही चार्ज हैं, हम 3 लाएंगे। पहले एक लाए, फिर एक और लाएंगे और उसको यहीं नजदीक कहीं लगाएंगे, फिर देखेंगे टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी बनेगी। लेकिन टोटल जितना वर्क करना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा तो वही कहलाएगी ना। अब आप एक चीज और ध्यान से देखो, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के जो फॉर्मूले हैं वो 2 आवेशों की वजह से हैं केवल। एक साथ 3 आवेशों का तो कोई स्थितिज ऊर्जा का सूत्र नहीं है ना हमारे पास। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? 2-2 के पेयर बनाएंगे, 2-2 के पेयर बनाएंगे और स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे उसका। तो सबसे पहले ये करो कि Q2 को अनंत से यहां तक लाओ और इसको यहां लाकर रखने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, या इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसको आप सोचिए। ये होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21। ये तो इस आवेश को जब अनंत से लाए तो इतना वर्क करना पड़ा। ठीक, अब एक तीसरा आवेश लीजिए +Q3। उस +Q3 आवेश को पकड़ते हैं और ऐसा ले जाते हैं नजदीक। जब हम +Q3 आवेश को ले जा रहे होंगे तो अब आप मुझे बताएं, ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, या ये दोनों मिलकर उसको रिपेल करेंगे? आंसर है कि ये दोनों मिलकर उसको रिपेल करेंगे। इसलिए उस तीसरे चार्ज को जब हम यहां पर लाएंगे तो न सिर्फ इसके बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा बल्कि इसके द्वारा लगाए गए कूलॉम बल के विरुद्ध भी हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और लाके यहां पर हमने उसको रख दिया। यहां से इसका डिस्टेंस हमने मान लिया R31 और यहां से इसका डिस्टेंस हमने मान लिया R32। तो ये जब चार्ज आप लाए हैं
तो आपको इसके विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा और इसके कूलॉम बल के विरुद्ध भी काम करना पड़ा। ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप इस चार्ज को लाएंगे तो केवल ये फोर्स लगाएगा, ये नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए दोनों मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे। तो इसको जब हम लाए तो इसके बल के विरुद्ध भी हमें काम करना पड़ा, इसके बल के विरुद्ध भी काम करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? तो इसके बल के विरुद्ध कितना वर्क करना पड़ा वो देखो, कितना करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31। फिर इस चार्ज को यहां पर लाने में इसके द्वारा कूलॉम बल जो लग रहा था उसके विरुद्ध कितना वर्क करना पड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R32। और तो कोई नहीं है। अब ध्यान से देखो टोटल कितना वर्क करना पड़ा। पहले इसको लाने में इतना काम करना पड़ा, फिर इसको लाने में इतना और इतना काम करना पड़ा। टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन के लिए तीनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, और जो टोटल वर्क डन होगा यही इस पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। यहां पर हम लिख देते हैं निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या बनेगी? आप सभी से देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं। क्या बचेगा? बचेगा Q1 Q2 अपॉन R21। यहां बचेगा Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस यहां पर बचेगा Q2 Q3 अपॉन R32। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप हमेशा याद रखें, अगर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है तो उस पूरे सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार। इसके बाद बेसिक तरीका आपको समझ आ गया। Q1 Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा, Q1 Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा और Q2 Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा, सबको निकालिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए। कहने का मतलब यूं, कोई भी जोड़ी बनाकर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए। और याद रहे कोई भी पेयर, कोई भी आवेशों की जोड़ी छूटनी नहीं चाहिए और ऐड कर दीजिए। बस इतना सा वर्क आपको करना है और बड़ी आसानी से ये स्थितिज ऊर्जा वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक, ओके। ये हो गई सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज पार्टिकल्स। हम चाहें तो सिस्टम ऑफ 4 चार्ज पार्टिकल्स की भी एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो, सिस्टम ऑफ 4 चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार आवेशित कणों का अगर एक सिस्टम है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बनेगी? जैसा कि 3 आवेशित कणों के सिस्टम में आपने देखा एक चीज बड़ी अहम कि कोई भी पेयर छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ही 4 आवेशों का जो निकाय होगा उसमें भी कोई भी पेयर आपसे छूटना नहीं चाहिए। सभी पेयर्स की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें और इसके बाद सबको आपस में ऐड कर दें। ठीक है, चलिए पहले मैं बना लेता हूं। Suppose this is charge Q1, this is charge Q2, this is charge Q3 and this is charge Q4। सबसे पहले Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R21, फिर Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस R32, फिर Q3 Q4 इनके बीच का डिस्टेंस R43, फिर Q1 Q4 इनके बीच का डिस्टेंस R41। अब आप मुझे बताएं क्या सारी की सारी जोड़ी हो गई? 4 आवेश हैं, जैसे कि मैंने बोला कोई भी पेयर छूटना नहीं चाहिए।
तो क्या यहां सारे पेयर कंप्लीट हो गए? आंसर इज नो, अभी सारे पेयर कंप्लीट नहीं हुए हैं। कौन से पेयर बचे? Q1 का Q2 से बना, Q1 का Q4 से बना, लेकिन Q1 का Q3 से पेयर अभी नहीं बना, इसलिए इसका इससे बनाना पड़ेगा। लेट दिस डिस्टेंस बी R31। ओके, अब Q2 का Q1 से पेयर बना, Q3 से बना, Q2 का Q4 से नहीं बना, तो इसका इससे भी एक पेयर बनाना पड़ेगा। एंड लेट डिस्टेंस बी R42। अब आप बताइए, अब कोई पेयर बचा क्या? आंसर है अब कोई पेयर नहीं बचा। तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी? निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी आएगी? सारे पेयर आपको लेने हैं। पहले Q1 Q2 ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, एक साथ में सीधे ये वाला फॉर्मूलेट में आंसर को लिख दूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन हो जाएगा। Q1 और Q2 के बीच अगर लेंगे आप, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 प्लस Q2 Q3 वाला पेयर ले लीजिए, तो Q2 Q3 अपॉन R32। Q3 Q4 वाला पेयर ले लीजिए, तो Q3 Q4 अपॉन R43 प्लस अब Q4 Q1 वाला पेयर ले लीजिए, Q4 Q1 अपॉन R41। अभी और भी पेयर बाकी है, एक Q1 Q3 का पेयर लेना है, तो ये आएगा Q1 Q3 अपॉन R31। फिर एक Q2 Q4 का पेयर लेना है, तो यहां लिखेंगे Q2 Q4 अपॉन R42। कवर हो गए। इसलिए पूरे निकाय की 4 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला बनेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है, कभी आप ये भूल जाएं, आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जितने भी चार्जेस होंगे उन चार्जेस में से कोई भी पेयर आपसे मिस नहीं होना चाहिए। हर पेयर आपको लेने हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए कि चार्जेस ज्यादा दे दिए जाए, वैसे मैक्सिमम 4 चार्जेस तक का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ज्यादा चार्जेस के सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कितने टर्म बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब 3 आवेशों का निकाय आया था तो 3 पद बने थे, लेकिन 4 आवेशों का निकाय आया तो 4 पद नहीं बने, 6 पद बने। और वो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि हमारे पास टोटल चार्जेस कितने थे? वी हैव टोटल 4 चार्जेस, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला था स्थितिज ऊर्जा का, वो तो एक बार में केवल 2 आवेशों के लिए था। टोटल कितने चार्ज है? 4। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक बार में 2 आवेशों के लिए है। तो हमको ये चेक करना पड़ता है उस समय कि 4 में से 2 आवेशों के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 में से 2 आवेशों के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 आवेशों में से 4 आवेशों में से एक बार में 2 आवेशों को लेकर बनने वाले कॉम्बिनेशंस। और अब आप थोड़ा सा याद करें, जो हमारे मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे उन्होंने एक चैप्टर क्लास 11 में अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। उसमें से जो कॉम्बिनेशन होता है
इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संचय। तो आपको इन 4 आवेशों में से एक बार में 2 आवेश लेने हैं, 2 आवेश लेने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? कॉम्बिनेशंस, उसके लिए आप देखते थे 4C2 फॉर्मूला लगाते थे, और 4C2 का फॉर्मूला आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। NCR का फॉर्मूला आप लगाते थे ना, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। वही फॉर्मूला हमने यहां लगाया। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, और इस फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 3 जार 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कितने टर्म्स मिलेंगे हमको? 6 टर्म्स मिलेंगे। और आप देखें 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 टर्म्स। तो कभी भी अगर आप ये भूल जाएं, इससे 4 आवेशों से ज्यादा आवेशों का एक सिस्टम दे दिया जाए, 5 चार्जेस का सिस्टम दे दिया जाए, 6 चार्जेस का सिस्टम दे दिया जाए, और जब चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे तो जोड़ी बनाना आप भूल जाएं, तो याद रख लें कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल लें कि कितने पद बनेंगे, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो हमारे पास फॉर्मूला 2 आवेशों का है, चार्ज हमारे पास अगर 4 हैं तो एक बार में 2 आवेश लेकर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दैट इज 4C2। सो देयर विल बी 6 टर्म्स। बट आई होप कि अब आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई। फिर से एक बार, किसे कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? किसी भी निकाय में जितने भी चार्जेस हैं सबको अनंत दूरी से एक दूसरे के पास लाकर जब आप सिस्टम को तैयार करते हैं तो उसमें जितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी ही उस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसकी? किसी एक आवेश की या पूरे सिस्टम की? आंसर है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी एक आवेश की नहीं होती, बल्कि आवेशों के पूरे सिस्टम की होती है। ठीक है, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिए आपको, स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल और एक पैसे कमा कर लाने वाला एग्जाम्पल, उससे आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने निकाला 2 बिंदु आवेशों के लिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। 3 आवेशों का स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताया, 4 आवेशों का बताया, ऐसे कर करके आप 5 का 6 का आप बना सकते हैं। तो आज हमने जो आर्टिकल पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन्हें हमको पढ़ना है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।